राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। आज हम एक नई योजना लेकर आए हैं, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो अपने टेस्ट के अंतर्गत भी शामिल है। अब इस योजना को आप कंप्लीटली और पूरी देखना। इस योजना के अंतर्गत ये सारी बातें कर दी गई है। अपन देखो, छोटी सी बात के अंतर्गत पूरी बातें नहीं हो पाती है, तो आपको पूरी अच्छे से पूरी योजना को पूरा डिस्क्राइब एक ही साथ के अंतर्गत एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये अपने अब भी यदि कोई आज वीडियो सुन रहा है और अपनी टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं है, तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो जरूर देखें। इससे आप उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और जो 5 तारीख को होने वाला टेस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप टेस्ट दोगे निरंतर, आप अपने आप को फर्निश करोगे, तभी अपन इसके अंतर्गत पूरी प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपकी वेतरणी को पार लगाने वाला टेस्ट ही है। देखो, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इसका लोगो है, जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब इसके अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भी इसके अंतर्गत जुड़ गया है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब इस लोगों के अंतर्गत भी ये चीज पूछ लेते हैं, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। लोगों में क्या चीज दी हुई है? मेरा रोजगार उन्नति का आधार। और इस प्रकार से ये लोगो उन्नति के आधार के अकॉर्डिंग इसके सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य बात आती है। अब देखो, इस योजना के अंतर्गत भी रोज की तरह एक मैं आपको बताता हूं कि इसका ओवरव्यू कैसे लिया जाए। अब ओवरव्यू के लिए पहले बताने से पहले एक हल्का सा मोटिवेट करने के लिए आपको बताता हूं कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर, हम अभी सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा टाइम टेबल सही से सेट नहीं हो रहा। तो मैं आपको कहूंगा, जो एलन मस्क और जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई वगैरह, ये कैसे करते हैं? ये टाइम को ब्लॉक के अंतर्गत बांटते हैं, टाइम को ब्लॉकों में बांट देते हैं। अब ब्लॉकिंग मेथड क्या कहलाता है कि ब्लॉकिंग मेथड कहता है कि आप जैसे आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना हो या 6 घंटे पढ़ना हो, आप इनिशियली जितने भी पढ़ रहे हो उससे थोड़ा थोड़ा टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है, आपको एक एक करके नहीं बढ़ाना है। तो अब आपको क्या करना है कि 2 घंटे जैसे आपको बैठना है, तो 2 घंटे का आप प्रण ले लीजिए कि आपको वहां से उस टेबल और चेयर पर बैठे और हिलना नहीं है, ठीक नहीं। चाहे हो सकता पढ़ाई नहीं हो, पर आपको सबसे पहले सिर्फ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। 2 घंटे बैठना है और घड़ी अपने पास में रखनी है, अलार्म वाली या सीधी हाथ की घड़ी रखनी है। मोबाइल आपको पास में ही नहीं रखना है। 2 घंटे की कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। फिर आपको लगता है और है तो 2 या 1 घंटे की और कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिर में जो लास्ट के अंतर्गत जितना पढ़ते हो उसका 1/4 टाइम तो आपको रिकॉल और रिवीजन के लिए रखना है। इस प्रकार से छोटे छोटे, यदि आप 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं तो 1 घंटे का करें। यदि आप 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आधे घंटे बैठने का प्रण ले, और उसके अंतर्गत कोई मोबाइल वगैरह चीजें यूज नहीं ले। तो ये इस प्रकार से आप मेथड से काम कर सकते हैं। तो ये तो हुई अपने मोटिवेशन से संबंधित बात हुई है। 1 मिनट लेते हैं आपका, पर इससे आपको जो एक अलग सा संबल मिलता है ना। अब देखो, बात अपन कर रहे हैं जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में। यह लाइवलीहुड मिशन क्या कहता है? राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है। अब इसमें जो शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसे अपन जितनी भी पीपीटी ले रहे हैं और इसको आपको 3 या 4 पेज के अंतर्गत इसके शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जैसे कोई भी ले लीजिए आप, इसका जैसे उद्देश्य क्या है, ये क्यों लेके आएगा, ये योजना क्यों लेके आए, और फिर WH वर्ड, ये योजना कब लेके आए, व्हेन, ठीक नहीं, योजना कहां से शुरू की गई, वेयर, ये चीजें इसके अंतर्गत आप पूछ सकते हो। व्हाट, इस योजना के अंतर्गत क्या चीजें हैं, व्हाट का मतलब है इस योजना में क्या चीजें हैं, कौन कौन से इसके घटक हैं, इनके बारे में देखा जा सकता है। अब इसके अलावा अपन और भी इस योजना के अंतर्गत देखोगे तो जैसे हाउ के अंतर्गत ये किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन की जाती है, इसके पूरा जो ऋण दिया जाता है, कैसे ऋण दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, अब उसका किस प्रकार से इसकी टास्क फोर्स क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत बना लेने हैं, ठीक है। बाकी अपन इस चीज के बारे में पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में
शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर योजना। अब देखो जो ये योजना लाई गई है, योजना का नाम क्या है? जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, अपने राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। अब देखो बात करते हैं कि इनका दीनदयाल जी का नाम क्यों लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई दीनदयाल जी एक्चुअली कौन थे? तो ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, राष्ट्रीय सेवक संघ के थे। इसके अलावा स्वयंसेवक संघ के सदस्य तो थे, आरएसएस के तो सदस्य थे ही थे। इसके अलावा ये जो जनसंघ है, जो बीजेपी की जो स्थापना हो रखी है, जो जनसंघ है, इस जनसंघ के अंतर्गत भी ये महासचिव वगैरह रहे। अब बात आती है कि इनका किसी का भी नाम लिया जाता है तो उनका क्या संबंधित है? वो उन्होंने उनकी जो फिलोसॉफी थी, उनकी फिलोसॉफी थी अपने मानववाद पर थी, एकात्मक मानववाद। अब यहां एकात्मक मानववाद से सीधी सी बात आप ये ले लीजिए, इन्होंने भारत के जो उद्यम विकास का मॉडल दिया था, ये पूंजीवाद के विरोधी थे, ठीक ना। ये मजबूत और सशक्त भारत के निर्माण की बातें इन्होंने कही थी, इसीलिए इनके नाम पर ये योजना चालू की गई है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उनकी योजना का नाम क्यों है, किस हिसाब से है, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। देखो दीनदयाल अंत्योदय मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय किया जाए। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य योजना के विभिन्न घटकों के माध्यम से, इसके घटक हैं वो 5 घटक अपन बाद में देखेंगे। स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाना, बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कैसे कैसे इसके उद्देश्य हैं? कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार। अब देखो इसके जो कीवर्ड्स बनाने हैं, तो ये आपको सिर्फ इसमें कौशल प्रशिक्षण, और किसको दिया जा रहा है? शहरी गरीब रोजगारों को कौशल प्रशिक्षण, इसमें सिर्फ एक ही कीवर्ड बना लीजिए, और ये शहरी गरीबों के लिए है ही है, शहरी गरीबों को रोजगार के बेहतर अवसर करना। दूसरी चीज के अंतर्गत यदि इसके कीवर्ड्स देखा जाए तो शहरी गरीब महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास करना को सुनिश्चित करते हुए समूह संगठनों के रूप में विकसित करते हुए मुख्य धारा में लाना। नगरीय निकायों के शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करना और उनके संचालन अनुरक्षण करने में वित्तीय सहायता देना। शहरी पथ विक्रेताओं की गरिमामय रूप से आजीविका प्रदान करना। तो यदि आपको कीवर्ड के अंतर्गत लिखोगे तो कौशल प्रशिक्षण, शहरी गरीबों को रोजगार, शहरी गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास, दोनों बात कर रहे हैं, सामाजिक भी कर रहे हैं और आर्थिक विकास की भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनका सामाजिक रूप से भी उत्थान हो, और इकोनॉमिक, पैसे तो वो कमाए और समाज के अंतर्गत भी उनको एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत मिले, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसके अंतर्गत काम दिए गए ना। शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल कैसे बनाए जाएंगे, शहरी पथ विक्रेताओं की गरिमा रूप से। ऐसे आप शॉर्ट नोट्स इनके एक एक कीवर्ड्स को लेकर के बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये योजना कब प्रारंभ की गई इसके बारे में आ रही है ना, और कौन चला रहा है इसको, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, और इसमें भी जो गरीबी उपशमन मंत्रालय जो गरीबी हटाने का काम कर रहा है, ये इसके अंतर्गत और इसके डिवीजन किया गया है। भारत सरकार की केंद्रीय परिवर्तित योजना है, ये यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये योजना कैसी है? सेंट्रल प्रायोजित है। पहले इस योजना का नाम क्या था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था। पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार गारंटी थी, अब इसका नाम करके ये कर दिया गया है। पुनर्गठित करके 23 सितंबर 2013 को ये प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने इसको कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका को 23 सितंबर 2013 को। हालांकि ये डेटें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली है, तो आपको इनमें ज्यादा डेटों में मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कई जगह वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारी चीजें गलतियां लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? तो भारत सरकार द्वारा एनयू नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी। अब यहां से पूछा जा सकता है कब किया गया? वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत इस प्रकार का किया गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसका वित्त पोषण 2015 से, ये 14-15 के अंतर्गत योजना लागू गई 2014-15 के अंतर्गत, पर 15-16 के अंतर्गत इस वित्त पोषण के अंतर्गत अब क्या कर दिया है? राज्य सरकार का तो 40% और केंद्रीय सरकार का 60% है।
पहले इस योजना के अंतर्गत क्या था, तो ये पहले सेंट्रल था वो 75 था, और जो स्टेट था उसके पास में आपको 25 था, 25% इसका योगदान होता था। अब इसने थोड़ा सा केंद्र सरकार ने इसको कम कर दिया गया। अब आपको देखो यहां से भी ध्यान रखना है, जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो सी और एस ही लिखना है, इससे आपको जल्दी आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बात आती है वर्तमान कार्य क्षेत्र। वर्तमान कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो देश के सभी जिला मुख्यालयों सहित 790 शहरों पर चल रही है। ये अपने जो बिल्कुल जो सेंट्रल की वेबसाइट है जो उसके से अपन ने इस चीज को लिया है, तो ये 790 शहरों के अंतर्गत चल रही है। नेक्स्ट देखिए, योजना का जो प्रकार है, योजना का प्रकार है वो कौन सा है, पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक लिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत इसका मतलब यह है कि ये योजना है जो अपने पारिवारिक भी की जा सकती है, व्यक्तिगत भी शुरू की जा सकती है, सामूहिक भी इसके अंतर्गत लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी बात करें अपन टोटल राजस्थान के अंतर्गत, तो राजस्थान में जब ये 2014-15 के अंतर्गत शुरू की गई थी, अपने जब योजना शुरू की गई थी, अब उसमें राज्य के कितने 40 नगर निकायों में, राज्य के 40 नगर निकायों में योजना प्रारंभ की गई, और जिसमें भी 33 जिला मुख्यालयों की नगर निकाय के अंतर्गत तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली 7 नगर निकाय के अंतर्गत। कौन कौन सी नगर निकाय में, किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, भिवाड़ी और सुजानगढ़ के अंतर्गत शामिल की गई। अब ये आपको 7 है, ये भी याद होना चाहिए। देखो भाई, योजनाएं आप मात्र 8 योजनाएं आप पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में दी, इसका मतलब इन योजनाओं को तो आपको अच्छे से पढ़ना, और पूरा हमने एक ही क्लास के अंतर्गत अच्छे से पढ़ा दिया, जिससे अब यदि इसमें कोई चेंजेज होता है तो एक ही क्लास के अंतर्गत जो 8 योजनाओं में जो चेंजेज हैं वो अपन वापस से एक्स्ट्रा देख लेंगे, जिससे आपको बार बार जगह जगह पर आप 3 मिनट का कहीं से वीडियो सुना, ठीक लगा आपको, अच्छा लगा, फिर 3 मिनट का सुना, इससे अच्छा कोई भी चीज करो तो कंप्लीटली पढ़ लो भाई। जब योजना यदि ये नहीं दिए रहते तब मैं नहीं कहता कि आपको इस प्रकार से पढ़नी है। शहरी निकायों से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं, 8 योजनाएं आपके दी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ आप बनना चाहते हो और योजनाओं को आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, छोटा सा काम 2-3 मिनट में काम चलाना चाहते हो, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। आपको वुल मेथड और पूरी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अपन ने राजस्थान के अंतर्गत बात की गई, 40 नगर निकायों, 33 जिला मुख्यालयों और 1 लाख से अधिक यहां पर शुरू की गई थी। अब उसके बाद में इसको ये यहां से देख लीजिए ना, और वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत ये योजना कार्यान्वयन क्षेत्र राज्य की सभी निकायों के अंतर्गत कर दिया गया। 16-17 के 14-15 में तो वहां चली थी, और 16-17 से ये सभी जगह चालू कर दी गई थी। अब देखो, इस योजना के अंतर्गत एक चीज अपन और देखते हैं ना, इस डायग्राम के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से मिली जीने की राह तो मिली है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत देखो, जो शहरों के अंतर्गत रह रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं है, उनको कौशल प्रदान करना, उन पर किसी भी प्रकार का गरीबी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उनको स्वरोजगार देना, उनको आजीविका प्रदान करना, शहरी बेघरों को आश्रय स्थान करना, ये सारी इस योजनाओं के जो उद्देश्य है, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। देखो, प्रशिक्षित सदस्यों एकल और समूह उद्यम के लिए ऋण। देखो, ये एक यहां से क्वेश्चन आ रहा है, एकल भी दिया जा रहा है, समूह भी दिया जा रहा है, पारिवारिक भी दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़े पिछड़े वर्ग के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण देने में हुनरमंद, युवा कौशल प्रशिक्षण से बन रहे हैं, हुनरमंद बन रहे हैं। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा 10 लाख रुपए समूह उद्यम, यदि कोई बहुत बड़ा उद्यम लगा रहा है तो 10 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए तब दिए जाएंगे जब कोई अपना स्वरोजगार कर रहा है। इसका मतलब 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक की इसके अंतर्गत फैसिलिटी योजना के अंतर्गत दी गई है। अब देखो, राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत, ये तो राजस्थान के अंतर्गत जो योजना प्रारंभ की गई है, ये योजना की गई है 1 अप्रैल 2014 से। अपन ने वहां पढ़ी थी 23 सितंबर 2013 से, बाकी 1 अप्रैल 2014 से जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है, उसी वित्तीय वर्ष से इसको योजना को प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल वेबसाइट पर दिया हुआ है, जो अपने जो जन कल्याणकारी योजना है वहां पर दिया हुआ है। तो आप इसको भी ध्यान रख लीजिए डेट को, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा कई बार विवादित कर देते हैं क्वेश्चनों को। देखो, सेंट्रल के हिसाब से पूछा जाए, वैसे तो ये कॉमन दोनों तारीखें आएगी नहीं, फिर भी इन दोनों तारीखों को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अब ये दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन का एक अपने झालावाड़ का डायग्राम दिया, फोटो था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसमें हालांकि पात्रता वगैरह काफी चीजें चेंज हो गई है ना, इसको आप रहने दीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में राजस्थान बना देश का सबसे अग्रणी राज्य। राजस्थान बना देश का सबसे चलो पहले आप इसको यहां से देख लीजिए ना, इसको फिर अपन अभी देखेंगे। हाँ, योजनागत इसमें लाभार्थी कौन कौन होते हैं? लाभार्थी कौन कौन होते हैं? योजनागत शहरी गरीबी परिवार जिसमें बीपीएल का प्रावधान था। पहले जब स्टार्ट की गई थी 2014-15 के बजट के अंतर्गत जब शुरू किया गया था इसमें, तो खाली बीपीएल परिवार के थे। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने, अब देखो राजस्थान सरकार की बातें कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने 5/12/2014 को 5 दिसंबर 2014 को 5 दिसंबर 2014 ये डेट आपको याद रखनी है, में बीपीएल के अलावा स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, अंत्योदय परिवार व ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसका मतलब देखो बेनिफिट तो दे ही रहे हैं इन सबको, पर ये जो स्टेट बीपीएल को जो शामिल किया गया था वो कब से कब तक किया गया है? जो परिपत्र दिनांक द्वारा बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल ये 5 दिसंबर 2014 से इस प्रकार का प्रारंभ किया गया। अब देखो नेक्स्ट है, इस योजना में राजस्थान का क्या योगदान, क्या भागीदारी रही है? देखो कितना अच्छा काम किया राजस्थान ने। समस्त घटकों के निर्धारित लक्ष्यों को दिसंबर 2018 तक की उपलब्धियों के आधार पर संपूर्ण राजस्थान में इसने जितने भी घटक हैं, जितने भी जो ऋण देने की प्रोसेस है, जितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने बेघरों को अपने आवास दिया गया, उस आधार पर राजस्थान ने क्या किया है? इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। पूछा जा सकता है भाई लक्ष्यों में दिसंबर 2018 तक की उपलब्धियों के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान रहा था। ये देखो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप का भी अपने एक फोटो लिया है। अब बात आती है घटकवार विवरण की। बात किसकी आती है? घटकवार इसका विवरण कैसे किया गया और घटक इसके अंतर्गत कितने लिए गए हैं? 5 घटक लिए गए हैं। कितने घटक हैं? 5 घटक लिए गए। कैसे इसका प्रोसेस किया जाएगा? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर आपके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा काम का है। देखो सामाजिक संगठन और संस्था का विकास, मतलब कि सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये आपको इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स में सिर्फ यही बना लेना है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। और क्या इसमें घटकवार क्या है? स्वरोजगार, कैसे कैसे रोजगार दिया जाए, व्यक्तिगत कैसे दिया जाए, सामूहिक कैसे दिया जाए, इस प्रकार के जो रोजगार उसमें ऋण का प्रावधान किया गया। फिर इसके अलावा ये खाली यही नहीं है, ये तो संस्था का भी विकास करना है, व्यक्ति और उसके संस्थाओं का भी विकास करना है, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन, उसके अंतर्गत उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए। जो अभी अपने जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें कौशल वगैरह की चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है ना। कौशल इसी प्रकार से ये रोजगार प्रदान करने की बात करता है। 5 घटक लिए हैं शहरी पथ विक्रेताओं को, जो इसके उद्देश्य के अंतर्गत भी शामिल है। सपोर्ट ऑफ अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, शहरी बेघरों को आश्रय स्थल कैसे प्रदान किया जाए। अब ये पूरी 5 जो घटक हैं, इन घटकों को अपन थोड़ा सा अच्छे से इनको समझते हुए चलते हैं। क्या क्या ये घटक हैं, किस प्रकार से इन घटकों को अपन को देखना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए सबसे पहला घटक लिया अपने, ये भी 5 घटक नाम देखे थे, उन्हीं में से सबसे पहला लिया है सामाजिक संगठन और संस्था का विकास। सामाजिक संगठन, सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कैसे संस्था का विकास किया जाए। देखो अब इसमें भी क्या है, शहरी गरीब महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह एक होता है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है कि जो 10 से जो आई की जो कॉलोनी की रह रही है, 10 से 12 जो महिलाएं, 10 से 12 महिलाओं का एक समूह होता है। वो समूह अपने साथ में काम करता है। समूह में सामाजिक रूप से संगठित करना, उनको आपस में जोड़ना और उनमें सब्सिडी युक्त ब्याज दर की बैंक ऋण प्रदान करना। कैसे किया गया? देखो बस्ती वार्ड स्तर पर 10 से 12 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर के एक बनाएंगे संगठन बनाएंगे, एरिया लेवल फेडरेशन। ये किस में बनाएंगे? एरिया लेवल फेडरेशन। तथा सभी एएलएफ जो एरिया लेवल फेडरेशन है वो मिलकर के बनाएंगे सिटी लेवल फेडरेशन। सिटी लेवल फेडरेशन का गठन करेंगे। और बड़े शहरों के अंतर्गत ये सिटी लेवल फेडरेशन है, यदि बड़ा शहर है तो उसके अंतर्गत अधिक भी हो सकते हैं ना। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी इसका देखो कंसाइज आपको करके बताएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में नामित 2 सदस्यीय एएलएफ सदस्य होंगे और प्रत्येक एएलएफ के जो एरिया लेवल फेडरेशन है उसका एक नामित सदस्य जो सिटी लेवल फेडरेशन है उसका सदस्य होगा। एएलएफ और सीएलएफ का पंजीयन करना अनिवार्य होगा। देखो इसमें आप ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है। मैं अभी इसको पूरा कंसाइज करके अपन देखेंगे, तब आपको इसमें सब चीजें समझ में आ जाएगी कैसे सारी चीजें ली गई है ना। एक बार आप इसकी रीडिंग कीजिए, रीडिंग करने के बाद में इसमें कंसाइज देखते हैं।
एक होता है आरओज का चयन। आरओज क्या होते हैं? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एरिया लेवल फेडरेशन और सिटी लेवल फेडरेशन आदि के गठन तथा उनके विकास, बैंक लिंकेज आदि से समस्त गतिविधियों के लिए किया गया। नेक्स्ट देखिए रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, आरओज। आरओज कौन होते हैं? ये इनका सहयोग करेगा। इनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एरिया लेवल फेडरेशन है, सिटी लेवल फेडरेशन, इनका ये प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 रुपए तक का भुगतान किसके माध्यम से देगा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत नगर निकाय को द्वारा किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड, रिवॉल्विंग काम चालू हो गया है उसके बाद में दिया जाने वाला फंड है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 माह तक का कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय योजना में जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 10,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड और दिया जा सकता है। रजिस्टर्ड प्रत्येक एलएफ को सहयोग 50,000 का रिवॉल्विंग फंड दे देंगे। अब इसके अंतर्गत आई हुई यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूसिव, तो ये कहता है दीनदयाल उपाध्याय। अभी इसका देखो कंसाइज देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा साथ साथ में आपकी रीडिंग कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य सभी शहरी बीपीएल परिवारों को बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय समावेशन है इससे जोड़ना, यूनिवर्सल सार्वभौमिक कर देना है, वित्तीय समावेशन करना है। नेक्स्ट देखिए ये जो सिटी लेवल है, सिटी लेवल सेंटर भी स्थापित करने हैं जो जहां पर ये लोग बेचेंगे ना। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है? शहरी आजीविका केंद्र। अभी देखो पूरा वीडियो अभी देखना है, अगले 3 मिनट के अंतर्गत आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे ना। के तहत न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र स्थापित किया जाएगा और शहरी गरीबों को अपनी सेवाएं उत्पादन बेचने के लिए बैंकिंग और प्रशासन से संबंधित अन्य कार्रवाइयां संपादित की जाएगी। कैसे? 3 लाख की जनसंख्या है तो वहां जो अपने सिटी लेवल का सेंटर है वहां एक सेंटर करेंगे। 3 लाख से 5 तक का है तो 2, 5 लाख से 10 तक का है तो 3, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है तो वहां 8 सिटी लेवल सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं। अब सिटी लेवल सेंटर की स्थापना के लिए जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसके तहत 3 किस्तों में 10 लाख तक की राशि दी जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण रिनोवेशन के लिए नहीं की जा सकती। 10 लाख की राशि तो देंगे पर यह राशि इसके लिए नहीं होगी। अब देखो, अब इस सारी बात को अपन पूरा देखते हैं ना, सामाजिक संगठन और संस्था के बारे में। देखो ये अपन बात आप इतनी समझ जाओगे, इसमें सामाजिक कैसे इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है और कैसे समझना है। सामाजिक संगठन और संस्था, सामाजिक संगठन और संस्था के माध्यम से सोशल मोबिलाइजेशन एंड जो इंस्टीट्यूशनल वाली बात की है ना। देखो अब सबसे पहले क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसे कहते हैं? जो 10 से लेकर के 12 या और भी ज़्यादा हो सकती है महिलाओं का समूह है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, महिलाओं का समूह हो गया। अब ये क्या करेगा? ये जो 10 से 20 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, 10 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे? मिलकर के बनाएंगे एरिया लेवल फेडरेशन बनाएंगे, एरिया लेवल फेडरेशन। ये इनसे 10 से 20 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हुए तो ये बन गए। अब एएलएफ मिलकर के सभी एएलएफ जो जितने भी शहर के अंतर्गत एएलएफ है और शहर बड़ा है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहां पर बनाएंगे सिटी लेवल फेडरेशन, सीएलएफ। ये सीएलएफ का निर्माण करेंगे। अब देखो जो एएलएफ के अंतर्गत किसके होंगे? 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य होंगे और सीएलएफ के अंतर्गत क्या होगा? एक एएलएफ का सदस्य होगा। ये इसने उन्होंने बात कही है। अब बात आती है, एक से अधिक शहर है तो अधिक भी सीएलएफ हो सकते हैं। अब ये सीएलएफ हो गए। अब इनको क्या है? एक होता है आरओज। आरओज ये है रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इनको रिसोर्स देगा, संसाधन देने का काम करता है। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ZATIN ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ये इनको जो फंड देने का काम करता है, इनकी हेल्प करता है। रिसोर्स कैसे ये काम करेंगे भाई, बिना हेल्प के तो काम कैसे करेंगे? तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको क्या देगा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हो गए 10,000, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 देगा। अब 10,000 किसके देगा? NULM के तहत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। यदि ये 3 माह तक काम ठीक कर रहा है, कौन सा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये इसको रिवॉल्विंग फंड और इसके कार्य रिवॉल्विंग जो काम अपना चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये और 10,000 रुपए इसके अंतर्गत इसको सहायता दी जा सकती है, सपोर्ट के लिए दिया जाता है। अब जो एएलएफ है जिसके अंतर्गत 10 से 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको ये हेल्प करने के लिए कितने दे देगा? 50,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये इसमें पूरा प्रोसेस किया गया। अब ये सामान तो बना दिया, ये सामान बेचेंगे कहां पर? तो इसके लिए क्या बने हुए? सिटी
लाइवलीहुड, सिटी लाइवलीहुड, आप स्पेलिंग थोड़ी सही लिख देना, लाइवलीहुड सेंटर बने हुए हैं, ये सिटी लाइवलीहुड सेंटर बने हुए हैं। यहां पर ये चीजें अपने जो बेचने का काम करेंगे, ये हुए पैसा इन्होंने दिया, फिर सिटी लेवल सेंटर, सिटी लेवल सेंटर सीएलसी, सीएलसी के अंतर्गत कहां हो गए, जहां इनकी जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया। देखो जनसंख्या के हिसाब से 3 लाख तक है तो 1 हो गया, 5 लाख तक की जनसंख्या है तो 2 हो जाएंगे, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या है तो 3 हो जाएंगे, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है तो ये 8 हो जाएंगे। और इनको भी हेल्प की जाती है, अपने इकोनॉमिक रूप से इनको हेल्प करने का काम भी किया जाता है, सरकार इनकी सहायता करती है। ये इसका पूरा कंसाइज है। अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा जो अपन ने घटक ले रहे थे, घटकों की बात ही करें, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। शहरी गरीबों को उनके कौशल, उनके प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करना। ऐसा नहीं कि कोई बाहर कर दे, जैसी वहां की परिस्थितियां उसके हिसाब से। अब लाभार्थी के आवेदन करते समय न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये 18 साल होनी चाहिए, 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, ज्यादा क्या इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऋण किसी बैंक गारंटी या जमानत की जरूरत नहीं होती। ये देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ये किस किस प्रकार से दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, समूह के लिए जाता है, इनके उद्यम के विकास का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है, इनको किससे ग्रांट दी जाती है और इनको कोई क्रेडिट कार्ड की भी दी जाती है। देखो यदि व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करना है तो व्यक्तिगत उद्यम के अंतर्गत कितना है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो ब्याज की राशि है कितनी है, 7% है। यदि कोई समूह के अंतर्गत स्थापित कर रहा है तो गठित समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या शहरी गरीबों को कम से कम इसमें 5 सदस्यों का ग्रुप जिसमें न्यूनतम 70% शहरी गरीब होना अनिवार्य है। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, ये 5 स्टार ही समझ लीजिए इसको, 70% होने चाहिए। स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम इसमें 10 लाख दिए जा सकते हैं। यदि व्यक्तिगत के रूप में कर रहा है 2 लाख, नहीं तो 10। और इसमें भी ऋण की राशि कितनी है, 7% पर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उद्यम विकास प्रशिक्षण, उद्यम विकास प्रशिक्षण ये 3 से 7 दिन का लिए। अब इन्होंने काम कर लिया तो इनको क्या है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के हिसाब से इनको देखा जाता है कि भाई इनको प्रबंधन, मार्केटिंग की चीजें दी जाती है कि इनको कैसी जानकारियां है कि नहीं है, उन जानकारियों के हिसाब से इनका प्रशिक्षण किया जाता है। और प्रशिक्षण का एक संस्थान भी है, ये प्रशिक्षण का संस्थान कहां पर आया हुआ है, जोधपुर के अंतर्गत भी आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह को ब्याज अनुदान, स्वयं सहायता समूह को ब्याज अनुदान, ये महिलाओं के लिए। यदि कोई महिला समूह है तो उनको 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब यदि 7% लिया जा रहा था तो 3% कम हो गया, तो इसका मतलब 4% पर महिलाओं को देंगे। अब ये धंधा ठीक चलने लग गया, काम ठीक चल रहा है, तब उसके अंतर्गत क्या होगा, इनको कुछ अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः चीजें हैं। तो अपन ने यदि और करें तो यदि कोई व्यक्तिगत काम कर रहा है तब 2 लाख रुपए 7% से, समूह के अंतर्गत कर रहा है तो 10 लाख 7% के हिसाब से। उद्यम विकास के लिए 3 से 7 दिन का उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको उसके बारे में। स्वयं सहायता समूह के लिए जो महिलाएं कर रही है, स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो 4% और उनको क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार। अब उनको ऐसा नहीं है कि खाली, कई बार कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इनके लिए अलग अलग सेंटर बने हुए, स्किल सेंटर बने हुए। ये 2015-16 के तहत योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी पहले क्या देते थे, 15,000 रुपए का था। आप कौशल लो, आपको पैसे भी एक्स्ट्रा साथ में दिए जा रहे हैं, 15,000 रुपए दिए जाते थे। भारत सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के अनुसार अब घंटा इसके अंतर्गत कर दिए। पहले 15,000 रुपए देते थे, अब इसका टाइम होर्स कर दिया, इतने घंटे की इसका आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब ये प्रशिक्षण देने का कौन काम कर रहा है, तो ये जो इसके घटक हैं राज्य के, इसमें घटक कौन कौन से हैं, जैसे CIPET जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देता था। और कौन देता है, ये ATDC क्या है, एप्रियल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। ग्रीन जॉब्स जिसके अंतर्गत पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, इस प्रकार के जॉब। ILD, इसके अंतर्गत ILD जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहा है, लीडरशिप प्रोग्राम चला रहा है। या MSME के अंतर्गत हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये जो FICSI फिक्स से, आप इनको शॉर्ट नाम ही याद रख लीजिए, फूड इंडस्ट्री एंड कैपेसिटी स्किल इनिशिएटिव।
TSCs, ये टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल, CEG, ठीक है ना, ये भी इसी के अंतर्गत भी आया। सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और बुनकर संघ संस्थाओं के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के अंतर्गत 15,000 रुपए इनको पहले देते थे, अब इसके अंतर्गत हॉवर्स की अवधि निर्धारित कर दी है। अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग इसके अंतर्गत निर्धारण के तरीके हैं। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट, अपन ने 5 घटकों की बात कर रहे हैं। शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता, जो शहरी पथ विक्रेता, सपोर्ट ऑफ अर्बन स्ट्रीट वेंडर, जो शहरों के अंतर्गत रास्ते के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की हेल्प दी जाती है। तो स्ट्रीट वेंडर की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना, उनका सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करना, उनको पंजीकृत करना, उनके विक्रय प्रमाण पत्र पहचान जारी कर स्ट्रीट वेंडर जो प्लानिंग चीज की जाती है। क्योंकि भाई देखो, इनका कोई ऐसा इस प्रकार से पंजीकृत सोसाइटी तो होती नहीं है, तो इनको सोसाइटी को पंजीकृत करना कि ये भी काम यहां पर कर सकते हैं, जिससे उन पर लोग फेथ करें। तो इसमें क्या दिया है, जो राजस्थान स्ट्रीट वेंडर रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग दिए, राज्य की नगर निकायों में लागू कर दिया गया, जिसके तहत नगर निकायों को जिला कलेक्टर द्वारा नामित निर्वाचित अधिकारी के माध्यम से पथ विक्रेताओं के निर्वाचन के लिए कट टाउन वेंडिंग कमेटी, एक कमेटी का गठन किया गया है। और ये आयुक्त में जो अधिशासी अधिकारी होता है, जो आयुक्त है, ये अधिशासी अधिकारी है। इसके अलावा नगर निगम स्तर के पथ विक्रेताओं, जो पथ के विक्रेता उनके 10 प्रतिनिधि होंगे और नगर परिषद के 3 प्रतिनिधि जो शामिल होंगे रूप से निर्वाचित सदस्य हैं, ये विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इनके बारे में क्या, इनका पंजीकरण कैसे करना है, इनको विक्रय कैसे करना है और इनका सर्वेक्षण करके इनका निर्धारण का काम इस प्रकार से किया जाता है। ये इसके अंतर्गत मोटी मोटी बातें कही हुई है। अब 5वां देखिए, शहरी बेघरों के आश्रय स्थल। शहरी बेघरों, जो आपको देखो 5 घटक आपको अच्छे से आने चाहिए। ये इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्वेश्चन भी बनाता पर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए इनको चीजों को नहीं शामिल किया गया। प्रति 1 लाख की आबादी पर स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल, ये जो जिनके पास बेचारों के पास घर ही नहीं है, उनको देखो घर एटलीस्ट ये चीजें अवेलेबल सबके पास होनी चाहिए, संचालित किया जाए। और इसके अलावा सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई, जो आधारभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं वो देना। और यदि 50 व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल बनता है, यदि कहीं ऐसी कंडीशन है, तो वहां 6 लाख रुपए तक की राशि देती थी। और ये अब तक जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 वर्षों तक इस प्रकार की राशि मिलती थी। तो ये इस पूरी योजना के तहत 5 अपन ने घटक देखें। 5 घटक कौन कौन से घटक हैं उनको देखो एक बार वापस से बताता हूं। सामाजिक संगठन और संस्था विकास के लिए, स्वरोजगार विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के माध्यम से रोजगार, और इसके अलावा शहरी पथ विक्रेताओं और शहरी बेघरों के लिए जो आश्रय स्थल की बात कही गई है ना। नेक्स्ट देखो, ये इसके अंतर्गत एक दिया हुआ है, ये प्रशिक्षण का किस प्रकार से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कैसे इनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब बात आती है, ये तो बात हो गई घटकों की। अब ये जो पूरा काम है इसका प्रबंधन कैसे होगा, जो क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन कैसे होगा और इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, दोनों स्तरों पर, राज्य स्तर पर भी क्या होगा और जो जिला लेवल है वहां पे भी किस प्रकार से इनका कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, जो लोग ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, कौन इसमें कार्यकारी समिति के अंतर्गत सदस्य होंगे, इसकी बात अपन कर रहे हैं ना। देखो, दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, क्रियान्वयन में प्रबंधन माननीय मंत्री महोदय जो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं वो होंगे। नगरीय विकास आवासन स्वास्थ्य शासन विभाग की अध्यक्षता में ये होंगे। नगरीय विकास आवासन इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत एक शासकीय परिषद, एक गवर्निंग काउंसिल व अतिरिक्त मुख्य सचिव या शासन सचिव महोदय अपने स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का पहले तो गठन किया जाएगा। ये तो हो गई प्रबंधन की बात। अब इसका क्रियान्वयन कैसे करना जाए, देखो ये सब एक एक पॉइंट के अंतर्गत आपको तोड़ के बताया गया है जिससे आसानी से समझ वो। अब इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर क्या स्थिति की गई है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जा चुकी है, जो इसके राज्य के मिशन के निदेशक स्टेट मिशन डायरेक्टर SMD स्टेट मिशन डायरेक्टर के अधीन कार्य कर रहा है। अब इस नदीशाली की जो परियोजनाओं के लिए प्रकोष्ठ भी बनाए गए और परिकोष्ठ के लिए क्या बनाया गया है, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई, ये तो अपन बात कर रहे हैं राज्य स्तर की। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट अपने यूनिट बनाई जाएगी, DMM बनाई जाएगी। तो ये बात आ गई, ठीक है ना। कौन है, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें राज्य का मिशन निदेशक के अधीन कार्य करेगा
और निदेशालय ने भी क्या बनाया, एक जो परियोजना का प्रकोष्ठ बनाया है। नेक्स्ट देखिए, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, हर जगह पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी तो अपन को गठित करनी होती है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इस जिला स्तर के आधार पर भी क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मिशन जो मैनेजमेंट यूनिट है, DMMU, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट। स्टेट पर क्या होगी, स्टेट मैनेजमेंट मिशन, स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, ये होगी। जो जिला परियोजना अधिकारी, जिले पर कौन करेगा, जिला परियोजना अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, DPO के अधीन कार्य करेगा। तो इनको आपको बेसिकली बहुत चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 8 योजनाएं। देखो, जो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है उसके 6 तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, और जिले के अंतर्गत कितने होंगे, 3 से लेकर के 4 तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। जो नगर निकाय के स्तर पर 3000 BPL परिवार की सामुदायिक संगठन से सेवाओं के माध्यम से की जा रही है। ये भी एक कोई मुंबई की है, TR काउंसलिंग प्राइवेट, उसके माध्यम से। अब इन सभी को भुगतान कौन करेगा, तो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा। इससे आपको बार बार क्लासें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी क्लासें एक ही क्लास के अंतर्गत ले लिया। अब इसके अंतर्गत देखिए, जो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मिशन यूनिट के अधिकारियों और कार्मिकों को, इनको भी क्या है, इनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाएगी, 2 से लेकर के 7 दिन की दी जाएगी। अब इनमें भी जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको 7500 रुपये दिए जाएंगे, और इन प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था के अंतर्गत अपन ने बातें की गई है। अब देखो, अब इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है उससे संबंधित चीजें अपन एक बार आपको पहले ओवरव्यू करता हूं ना, जिससे आपको और समझ में आएगा। अब इनको ऋण देने का जो प्रोसेस है, जो अपने व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर दिया है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ता है, ठीक ना। आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के अलावा अब इसको चेक करने के लिए क्या होगा, इसकी टास्क फोर्स गठित होगी। क्या होगी, टास्क फोर्स गठित होगी। अब इसको ब्याज और अनुदान कौन देगा, ब्याज और अनुदान ग्रांट कैसे दी जाएगी। अब देखो, आवेदन कैसे किया जाएगा, व्यक्तिगत किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, या सामूहिक किया जा सकता है। सामूहिक किया जा सकता है, कैसे करेंगे, ये नगर निकायों में करेंगे। अगर नगर निकायों ने इसकी प्राथमिकता निर्धारित करेंगे फॉर्मों की, फिर ये इसको अप्रूव करके फिर इसमें बैंकों में भेजेंगे। अब अप्रूव करने का जो काम है वो अपने टास्क फोर्स का काम है। ये क्या करेगी, इसमें जो आयुक्त हैं, आयुक्त और जो अध्यक्ष हैं, इसके अंतर्गत एक स्क्रूटनी करेंगे, इनका चयन करेंगे। चयन करके ये फिर बैंकों के पास भेजेंगे, और बैंक इसके 15 दिन के अंतर्गत कोई कारण नहीं हो तो इसको जो पैसे जितना ऋण दिया जाता है। अब ब्याज और अनुदान का काम है, ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है, ग्रामीण, इलाहाबाद वगैरह देंगे। ये तो अपन ने देखो पहले और लिए है। अब आपको और भी आसानी से समझ में आएगा कैसे आएगा आवेदन की प्रक्रिया। व्यक्तिगत ये ग्रुप में सभी प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र से संबंधित नगर निकाय द्वारा बैंकों को भिजवाए जाएंगे। अब उन्होंने बैंक को भिजवा दिया। कोई भी पात्र व्यक्ति स्वयं के उद्यम स्थापित करना चाहता है, एक सादा कागज पर अपना प्रार्थना पत्र नगर निकाय को प्रस्तुत करेगा। डाक से भिजवाया जा सकता है, या इस प्रकार के आवेदन पत्र हमेशा संपूर्ण स्वीकार करने के संपूर्ण वर्ष में अभी भी ये योजना चल रही है, हालांकि थोड़ी सी कम चल रही है, पर ये योजना इसके टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है ना। इंदराज करके प्राथमिक सूची भी बनाई जाएगी। दोनों प्रकार के ऋण हेतु आवेदन के लिए SLBC का अनुमोदन के उपरांत नगर निकायों को उपलब्ध करवाया जाएगा। SLBC क्या है, SLBC है ये जो स्टेट जो लिंक्ड बैंक जो अपने बीच में काम करने का काम करती है। मतलब कि जो बैंक जैसे गवर्नमेंट और बैंक इसको जोड़ने का काम कर रही है। जो स्टेट जो लिंक बैंक कॉर्पोरेट इसको आपस में जोड़ने का काम करती है। ये भी इसमें सबसे पहले इसको प्रूव करेगी, प्रूव करने के बाद में उनको ऋण दिया जाएगा। अब टास्क फोर्स का काम क्या, देखो नगर निकाय में व्यक्तिगत या ग्रुप ऋण जो ऋण दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। प्रत्येक जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, नगर निकायों को अध्यक्षता में किया जाएगा, और इनको ऋण पत्रों में टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करेगी। टास्क फोर्स का आवेदन पत्र स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद में जो लाभार्थी है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू लेने के बाद में आवेदन पत्र में अग्रिम कार्य हेतु स्वीकार या निरस्त कर दिया जाएगा। अतिरिक्त सूचना मांगे जाने पर आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु लंबित किया जाएगा। आवेदन पत्र को बैंक में भिजवाने की सिफारिश नगर निकाय द्वारा आवेदन पत्र में बैंकों में भेजा जाएगा, और उसके बाद में 15 दिवस में इसका निस्तारण करना आवश्यक हो जाता है। इसको चाहे स्वीकृत करो या अस्वीकृत करो, उसका निस्तारण कर देते हैं। और अस्वीकृति की भी क्या है, विशेष परिस्थिति में इसको अस्वीकृत किया जाता है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ब्याज अनुदान की प्रक्रिया। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक ये सारे के सारे ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं, यहां से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसका जो नोडल बैंक किसको बनाया गया, जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन भी देता है,
तो नोडल बैंक बनाया गया इलाहाबाद बैंक को। नोडल बैंक किसको बनाया गया है? इलाहाबाद बैंक को बनाया गया है। पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्याज अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ब्याज अनुदान से संबंधित क्लेम्स की भुगतान 1 तिमाही से अधिक नगर निकाय में लंबित नहीं रहेंगे, इनको भी 1 तिमाही के अंतर्गत करना पड़ेगा। अब छोटी सी क्लास है, ज़्यादा नहीं है। अब इसके अलावा इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट, यदि लगता है कि उस नगर निकाय के अंतर्गत कुछ इनोवेटिव, कुछ नया सर्जन किया जा रहा है या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसके लिए इस प्रकार की जो बात है इसमें 5% राशि की जा सकती है। कुछ नया सर्जन कर रहे हैं और ये अंश कहां से दिया जाएगा? केंद्रीय अंश से दिया जाएगा। इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होगा। एक तो बात ये हो गई, 5% की राशि केंद्रीय अंश से व्यय की जाएगी और राज्यांश की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से संबंधित हो सकते हैं और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप की मोड को प्राथमिकता दी जाएगी। और कौन कौन से जो पब्लिक प्राइवेट पार्ट्स होंगे इसके अंतर्गत, जैसे एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीओज सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अर्ध सरकारी पद है, प्राइवेट सेक्टर हैं, इंडिविजुअल एसोसिएशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज, यूएलबी जो स्वायत्त संगठन के अंतर्गत आते हैं, रिसोर्स सेंटर्स जो आरसी होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी हाथ में लिए जा सकते हैं। जो इसके इनोवेशन के अंतर्गत क्या चीज़ें करनी है और कैसे नए प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं, इसके लिए 5% की ये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें लास्ट इसका पेज है अपने। इस तरह के प्रस्ताव किसी भी वर्ग क्षेत्र की गतिविधि विशेष से संबंधित या निर्धारित समय अवधि में होने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव संबंधित एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार को प्रस्तुत कर एक अग्रिम प्राप्ति भारत सरकार को भिजवाई जाएगी। अब ये किसको, इन्होंने जो स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए, स्पेशल प्रोजेक्ट बना दिया। अब इस स्पेशल प्रोजेक्ट को भी क्या है, बाद में ये भारत सरकार को भेजा जाता है और राज्य सरकार इस प्रस्ताव के प्रशासन को उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर रिकमेंडेट करती है और भारत सरकार को भिजवाया जाएगा और भारत सरकार के प्रस्ताव को इसको अप्रूवल कमेटी प्रस्तुत करेगी और इसमें स्वीकृत का विचार किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने पर भारत सरकार एक फॉर्मेट निर्धारित किया हुआ है, इसी फॉर्मेट के अंतर्गत ये फॉर्म भरना है। अब देखो, जो अपन ने ये बात की है, किसकी बात की है? इनोवेशन, जो कोई नया ला रहे हैं या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इसकी शॉर्ट समरी के अंतर्गत देखो बताता हूं। एक तो इसमें 5% राशि निर्धारित की गई है और वो कौन देगा? सेंट्रल देगा, ठीक नहीं। किसके माध्यम से दी जाएगी? तो पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप के माध्यम से दी जाएगी। एनजीओ वगैरह ये होंगे। अब इसकी भी क्या चीज है? इसकी एक समय अवधि है, आपको इसमें डेडलाइन दी रहती है। अब ये राजस्थान सरकार पहले क्या करेगी? इसको रिकमेंड करेगी, राजस्थान सरकार रिकमेंड करेगी और राजस्थान सरकार रिकमेंड करके भारत सरकार के पास जाएगा और भारत सरकार यदि इसको अप्रूवल देता है तो इसको फिर स्वीकृति मिलती है। ये अपन ने इस पूरी योजना के तहत बहुत सारी चीजें देखी है। देखो, यदि इसका पूरा ओवरव्यू लिया जाए तो क्या क्या चीजें इसमें अपन ने देखी है। इसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन इसमें है? शहरी गरीब महिलाएं, बेघर, शहरी विक्रेताओं के लिए योजना लाई गई है 23 सितंबर 2013 से, आवास और शहरी मंत्रालय। अब इसके अंतर्गत आजीविका मिशन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट, इसमें जो आज अनुपात है सेंट्रल का 60 और उसका 40 है। फिर इसके अलावा ये अपने मुख्य रूप से 790 शहरों के अंतर्गत पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक योजना का प्रकार दिया हुआ है। योजना का क्रियान्वयन सबसे पहले राजस्थान के कहाँ पर किया गया था और 7 नगर जहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोगों के अंतर्गत किया था। ये 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक के, 2 लाख तो अपने स्वयं और बाकी ऋण देने का काम कर रहा है। फिर ये राजस्थान में 1 अप्रैल 2014, सभी निकायों में 2016-17 से। लाभार्थी कौन कौन है? जो 5 दिसंबर 2014 को बीपीएल के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत शामिल कर दिए गए हैं। अब राजस्थान इसके अंतर्गत क्या था? 2018 के अनुसार फर्स्ट था। अब इसके 5 अपन ने घटक लिए। सामाजिक संगठन संस्था, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण नियोजन के माध्यम से लिए गए और शहरी पथ विक्रेता और शहरी बेघरों के लिए गए हैं। इसके बाद में इसकी अपन ने समरी देख ली थी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो 10 से 12 महिलाओं का समूह होगा। फिर इससे एरिया लेवल फेडरेशन से फिर बनेगा सिटी लेवल फेडरेशन, 2 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। फिर इनको जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है आरओ है वो अपने इनको सहायता देने का काम करेगा और ये जो बेचने का काम है वो सिटी लेवल सेंटर पर किए जाते हैं और सिटी लेवल सेंटर अलग अलग जनसंख्या के आधार पर कितने हो सकते हैं ये दिया है। स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत के आधार पर 2 लाख 7%, समूह के आधार पर 10 लाख 7%
और यदि कोई महिला है उद्यम विकास के लिए 3 से 7 दिन का प्रशिक्षण, और महिला है तो उसको 4% और इनके क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है। कौशल प्रशिक्षण के दिया जाएगा 15,000 रुपये, अब इसको वर्ष के आधार पर निश्चित कर दिया गया है। शहरी पथ विक्रेताओं के लिए उनको पंजीकृत करना, उनके विक्रय प्रमाण पत्र इत्यादि करना। शहरी बेघरों के लिए भी 1 लाख पर 100 व्यक्तियों के लिए संचालित की जाएगी, 50 व्यक्तियों के लिए भी की जा सकती है, 6 लाख तक और 5 वर्ष तक इस प्रकार की हेल्प दी जाएगी। राज्य स्तर पर भी क्या है, मैनेजमेंट एक सिस्टम बनाया जाएगा, किसकी अध्यक्षता बनाया जाएगा देख लेना है। और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य मिशन निदेशक बनाया गया है, उसके लिए प्रकोष्ठ भी बनाया गया। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के अधीन में एक जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव समिति, और उसके क्रियान्वयन के लिए जो अपने जिला परियोजना अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। फिर इसके अंतर्गत जो तकनीकी हैं वो कितने होंगे, सबके भुगतान कहाँ से किया जाएगा, ये बात आ गई है। समता निर्माण की बात आती है, तो समता निर्माण के अंतर्गत जो भी ये अधिकारी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं इनको भी प्रशिक्षण मिलेगा और 7500 रुपये प्रशिक्षणार्थी को दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है, तो ये सारा प्रोसेस अपन ने देख लिया। आवेदन व्यक्तिगत किया जा सकता है, सामूहिक किया जा सकता है, नगर निकाय से फिर बैंकों में टास्क फोर्स आयुक्त वगैरह, ये इसके टास्क फोर्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा, फिर बैंक अप्रूवल किया जाएगा। ब्याज अनुदान किस प्रकार से दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट है तो 5% की राशि दी जा सकती है ना। अब सीधी यहाँ आ जाइए, 5% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत समय, और राजस्थान सरकार इसको अप्रूवल करेगी, फिर भारत सरकार फिर अप्रूवल करती है, फिर इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। तो आई होप आपको ये योजना पूरी डिटेल से बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये योजनाएं बार बार 2-2, 3-3 मिनट की योजनाएं नहीं सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। और खूब अच्छे से, खूब मन लगाकर अच्छे से मेहनत करते रहे और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें भाई। ओके, थैंक्स ए लॉट।